नाम है उबैद हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक नए स्टार्टअप को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंपनी को सेटअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, अब आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 तरह की कंपनीज होती हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट एंड लिस्टेड कंपनीज। तो हम पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनीज को अलग कर देते हैं, क्योंकि जो भी एक नया स्टार्टअप होगा वो ऑब्वियसली पहले एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए कि आपको अपने नाम एक चूज़ करना पड़ता है। उस नाम के साथ आप एक एप्लीकेशन जो है अपने लोकल FPR को सबमिट करते हैं, जिसके अगेंस्ट वो आपको एक नेशनल टैक्स नंबर इशू करते हैं, जिसको NTN नंबर करते हैं। NTN नंबर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट आप फिर आगे के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। NTN नंबर जब आपको इशू हो जाता है, उसके बाद आपको नेशनल टैक्स सेल्स टैक्स नंबर आपको लेना पड़ता है, जिसको STRN नंबर कहते हैं। उसके बाद जो होता है, आपको अपनी किसी भी लोकल बॉडी जो कि सर्टिफिकेट ओरिजिन इशू कर सकती है, उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया अगर कराची की बात करें, या ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई। उसके बाद जो है आपको कस्टम में GD फाइल करने के लिए आपको वेब बेस्ड वन कस्टम में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जिसको VBOC कहते हैं, जिसमें आप एक्सपोर्ट करते हुए अपनी गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। VBOC की एक यूज़र ID और पासवर्ड होता है, जो कि वो आपको इशू होती है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसमें आप अगर ख़ुद सेल्फ फाइल कर रहे हैं अपनी गुड्स डिक्लेरेशन, तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, या आप किसी क्लियरिंग एजेंट को हायर करके भी ये काम करवा सकते हैं। उस सूरत में आपको क्लियरिंग एजेंट का CHAL नंबर, कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंस नंबर इनलिस्ट करना पड़ता है अपने VBOC ID में, तो वो आपके बिहाफ पे क्लियरिंग एजेंट आपका गुड्स डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है। इसके बाद जो होता है, दूसरा प्रोसेस होता है कि आपने एक बैंक में अकाउंट खोलना है। ऑब्वियसली आप अपने NTN नंबर के साथ अपने लेटर हेड एक जो आपने डेवलप किया है, एक एप्लीकेशन देते हैं फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड एज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इन द बैंक। जब बैंक अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि जाहिर सी बात है, आपने जो भी एग्रीड किया है अपने बायर से, जो भी मटेरियल है उसकी क्वांटिटी, उसका डिलीवरी डेट, उसके पेमेंट टर्म्स, उसके मोड ऑफ शिपमेंट, उसकी जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट आप उससे परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर लेते हैं, और उसके अगेंस्ट आप अपना सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मा इनवॉइस इशू करते हैं। कुछ सूरतों में ये भी होता है कि वो जो बायर है वो आपसे ही कहता है कि आप उसको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दें, और वो उसको साइन और स्टैम्प करके आपको रिटर्न कर दें। उसमें यही जो जैसे कि मैंने जिक्र किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि क्वांटिटी क्या होगी, शिपमेंट डेट क्या है, प्राइस क्या है, और टोटल वैल्यू क्या है, और आपका इनको टर्म्स क्या है। इनको टर्म्स के हवाले से बता दूं कि लेटेस्ट इनको टर्म्स जो है वो 2010 इस्तेमाल हो रही है, जिसमें 11 इनको टर्म्स हैं। अमूमन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो एयर के लिए CPT यूज़ करते हैं, और सी के लिए CFR यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये देखना होता है कि इंश्योरेंस कौन कवर कर रहा है। अगर इंश्योरेंस आपकी तरफ से, तो आप CPT जो कि कैरेज पेड टू तक, यानी जिसमें आपने सिर्फ अपना फ्रेट पे करना है और उसकी डेस्टिनेशन तक, बायर की डेस्टिनेशन तक जो है आपने गुड्स पहुंचा देना है। तो अगर आपने इंश्योरेंस भी कवर किया तो आपको CIP रखना पड़ता है, यानी कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। और C की शिपमेंट है तो CFR होगा, कॉस्ट एंड फ्रेट, और इंश्योरेंस आपका है तो CIF होगा, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये सारी चीज़ें जब आपने तय कर ली, आपके पास परचेज ऑर्डर आ गया, आपने परफॉर्मा इनवॉइस इशू कर लिया, तो इसी में आपने ये तय कर लिया था कि शिपमेंट LC के अगेंस्ट होगी, या एडवांस पेमेंट होगी, या CAD होगी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट होगी, या DA होगी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आप शिपमेंट रेडी हो जाती है, आप गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, आप अपनी वेसल बुक करते हैं, अगर आपकी सी शिपमेंट है, और एयर शिपमेंट है तो आप एयर फ्रेट आप एयरलाइन के थ्रू या फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू अपनी फ्रेट बुक करते हैं। अच्छा, एयर शिपमेंट में आपकी जो एयर फ्रेट होती है वो पर KG पे बुक होती है, और अगर आपका कार्गो कंसाइनमेंट जो है वो वॉल्यूमेट्रिक है, यानी आपके वेट से ज़्यादा आपका वॉल्यूम है, तो वो आपको फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज करते हैं। वॉल्यूम जो है वो आपका लेंथ, हाइट, विड्थ मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 6000 करते हैं,
ये एक टेक्निकल टर्म्स है जो कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर वो वॉल्यूम आपका ज़्यादा निकलता है वेट से तो फिर आपको एयरलाइन वॉल्यूम पे चार्ज करती है। इसी तरह जो सी फ्रेट है उसमें आपका वेट पे चार्ज नहीं होता, वो फिर आपका CBM पे चार्ज होता है, क्यूबिक मीटर। अगर आप लेस देन कंटेनर लोड भेजें LCL तो वो आपको पर CBM आपकी जो शिपिंग लाइन है वो आपको चार्ज करेगी, और अगर आप फुल कंटेनर लोड कर रहे हैं तो आपको फिर सिर्फ एक कंटेनर के चार्जेस देने पड़ते हैं, अनलाइकली कि वो आप कितना भी भेजें कंटेनर में, लेकिन उसकी भी लोड करने की एक लिमिट होती है। एक अमूमन 20 फीट कंटेनर में तकरीबन 25 टन तक मटेरियल आ जाता है। उसका कंटेनर फिल साइज़ होता है, ये डिपेंड करता है आपका कार्गो कैसा है। 20 और 40 फीट दो स्टैंडर्ड होते हैं कंटेनर के साइजेस, जिसमें ऑलमोस्ट 33 CBM आ जाता है। 20 फीट कंटेनर में 57 CBM ऑलमोस्ट आ जाता है 40 फीट कंटेनर। 40 फीट का एक और एनहांस वर्जन होता है जिसको हाई क्यूब कहते हैं, 40 हाई क्यूब। वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अमूमन 40 फीट कंटेनर जो होता है वो उसकी जो 40 और 20 फीट मीन्स ये होता है कि इसकी डेप्थ इतनी होती है। हाइट अमूमन 9 फीट होती है, या सॉरी 7 फीट 6 इंचेस कुछ इस तरह से हाइट होती है। 9 फीट जो होती है उसकी विड्थ होती है ऑलमोस्ट। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि यू कैन ईजिली सर्च ऑन गूगल। अच्छा, इसके बाद जब आपने जो भी सी और एयर की शिपमेंट आपने रेडी कर ली, आपने गुड्स लोड कर दिया, गुड्स डिक्लेरेशन आपके क्लियरिंग एजेंट ने फाइल कर दी VBOC में, आपकी गुड्स आपकी GD जो है एक्सपोर्ट के लिए गेट इन हो गई, आपका कार्गो चला गया, शिपमेंट हो गई। उसके बाद आपको शिपिंग कंपनी अगर सी है तो बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी, अगर एयर की है तो एयरवे बिल इशू करेंगी। उसमें ये डिटेल्स होती हैं, आपकी वेसल का नाम होता है, आपके कंटेनर नंबर होता है, गुड्स डिस्क्रिप्शन होती है, आपका नेट वेट ग्रॉस वेट वगैरह होता है। अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की आफ्टर शिपमेंट, वो ये होती हैं बिल ऑफ लेडिंग एंड एयरवे बिल, इनवॉइस हो गई आपकी, पैकिंग लिस्ट हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, जो कि ये सर्टिफाई करता है कि जो एक्सपोर्टिंग गुड्स है इसका ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा, इसके अलावा आपकी अगर कोई ऐसे स्पेशल गुड्स हैं जैसे केमिकल वगैरह हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी इशू करना पड़ता है। MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी इशू करनी पड़ती है, या कोई और लोकल रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, या आपने फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट है, या और किसी तरह की NOC लेके देनी है तो वो भी होती है। लेकिन अमूमन यही 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें BL, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ओरिजिन हो गया। अच्छा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आपको शिपमेंट के बाद मिल जाते हैं तो ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में जाते हैं अगर आपने LC इस्टेब्लिश की है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं। LC के बारे में आपको बता दूँ, LC 2 तरह की होती हैं, एक साइट और यूजेस, जो कि अमूमन जनरली यूज़ होती हैं। वैसे इररिवोकेबल बैक टू बैक LCs भी होती हैं, रिवॉल्विंग LCs भी होती हैं। अच्छा, LC होती है इररिवोकेबल एंड कंफर्म, यानी जो LC आपने ओपन की है वो रिवोक नहीं कर सकते, यानी जो LC आपको जो एक्सपोर्टर ने आपने जो इम्पोर्टर से जो आपको LC मिली है वो रिवोक नहीं कर सकता, इररिवोकेबल LC है। और उसकी LC साइट एंड यूजर्स LC होती है, यानी इसमें आप जो है बेनिफिशियरी होंगे बीइंग एन एक्सपोर्टर, और वो जो इम्पोर्टर है वो आपका एप्लीकेंट होगा। इसमें एप्लीकेंट बैंक यानी जो इम्पोर्टर का बैंक होता है, बेनिफिशियरी बैंक आपका बैंक होगा, बीच में एक एडवाइजिंग बैंक होता है जो LC को एडवाइस करता है आपके बैंक को। बैंक LCs के बारे में जो डिटेल में हम वो बाद में एक वीडियो बनाएंगे। अगर लेट्स से कि आपके LC के अगेंस्ट शिपमेंट हुई है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स शिपमेंट के बाद बैंक को प्रेजेंट करेंगे, उस LC के मुताबिक होगा। जो LC में क्लॉजेस दी हुई हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि LC में UCP यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस 600 जो ICC की पब्लिकेशन है उसके मुताबिक, आर्टिकल्स के मुताबिक LC की पूरी क्लॉजेस होती हैं। LC इस सबसे सिक्योर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जब वंस LC इस्टेब्लिश हो जाती है तो आपका जो एक्सपोर्टर है ही इज़ बाउंड टू पे यू, आपका सॉरी जो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर आप हैं। तो उसके बाद जब आप प्रेजेंट करेंगे डॉक्यूमेंट्स बैंक में तो बैंक उसको चेक करेगा कि तमाम डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट हुए हैं वो एज पर द LC हैं। अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है तो बैंक इस स्टेज पे आपका बैंक भी बता देता है,
और अगर आप बैंक को कहते हैं कि आप विदाउट चेकिंग आप ऐसे ही प्रेजेंट कर दो, तो बैंक फिर आप उसको डायरेक्ट प्रेजेंट कर देता है। फिर जब वो आपके इंपोर्टर के बैंक के पास जाती है तो वो उसको पूरा स्क्रूटनाइज करता है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो इशू डिस्क्रिपेंसी के साथ एक्सेप्टेंस इशू करता है आपके इंपोर्टर को कि ये फला डिस्क्रिपेंसी के साथ वी हैव रिसीव द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेता है आपका इंपोर्टर, तो फिर वो बैंक को वो बैंक उसको डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर देता है, जिसके अगेंस्ट फिर वो अपना गुड्स जो है पोर्ट से रिलीज़ करा लेता है, और आपको जो है उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो जाता है। इस तरह से ये एक साइकिल पूरी होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें यकीनन मिस की होंगी, और मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे आगे लगेगा कि मैंने यहाँ मिस की। मैं आगे वीडियोस में आपको अलग अलग यानी एचएस कोड्स क्या होते हैं, इनको टर्म्स क्या होते हैं, एलसी कितनी तरह की होती हैं, सीएडी डीए की पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।